सो यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्लास बोला था तक कम्युनिकेबिलिटी ऑब्वियसली कोविड-19 भी उसमें गिर पड़ता है. सो यू कैन सी दैट इट इज़ एयरबॉर्न डिजीज. ये सुनो, मतलब एयर में कैरी हुक हो सकता है. ठीक है. सो होपफुली दिस मच थिंग हैज़ बीन डन ऑलरेडी. मैंने ये पढ़ा है यहाँ तक, अप टिल हियर. हो गया था ना ये वाला यहाँ तक लास्ट क्लास में? टिल हियर हो गया था ना? हाँ. ओके. सो नाउ we'll be discussing about organ specific and tissue specific manifestations. मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है पता है? नॉर्मल भाषा में पता है किसी को? व्हाट डज मैनिफेस्टेशन मीन? नहीं. अभी नहीं. लोकल मतलब नॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? हम्म? पता है एनीवन? कबिक नवदीप पता है? No, sir. नवदीप सुना है कभी वर्ड सुना है? मैनिफेस्टेशन मतलब तुम्हारा एंट्री. ठीक है. इलीगल एंट्री. इलीगल एंट्री पता है ना? अगर फॉर एग्जांपल एक चोर आता है, एक चोर तुम्हारे घर के अंदर चला जाता है कि नहीं? बट ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर योर हाउस. यस और नो? ही इलीगली एंटर्स योर हाउस, है कि नहीं? इलीगली करता है ना? या फिर घर में बुला के लाते हो? हाँ, क्या होता है? इलीगल होता है. इलीगल एंट्री होता है कि नॉन इलीगल एंट्री होता है? बोलो. इलीगल एंट्री. यस, तो The इलीगल एंट्री. illegal entry. ओके. सो दैट कैन बी टर्म्ड एज ए मैनिफेस्टेशन. ओके. मैनिफेस्टेशन मतलब एंट्री तो करेगा ही, इफेक्ट भी करेगा. यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. सो कभी कभार क्या होता है जब बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करते हैं, दे कैन अफेक्ट ए सर्टेन टिश्यू और समटाइम्स दे अफेक्ट द एंटायर ऑर्गन. ठीक है. सो दोज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट वी हैव इन दिस बुक. ठीक है. ये बुक में वही डिस्कस किया गया कि कौन कौन सा माइक्रोब किस किस चीज़ को टारगेट करते हैं. ठीक है. टिश्यू में बदलाव आ जाता है, कभी कभार ऑर्गन में बदलाव आ जाता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है. ठीक है. सो ऑल दोज थिंग्स आर टर्म्ड एज मैनिफेस्टेशंस. समझ में आया? थोड़ा सा आइडिया हुआ मैनिफेस्टेशन का? थोड़ा सा. हाँ. मतलब जब द चेंजेस दैट आर ब्रॉट बाय एन फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे बॉडी को इन्वेट करेगा तो वो किस चीज़ में टारगेट कर रहा है? टिश्यू को टारगेट कर रहा है या फिर ऑर्गन में पूरा पूरा ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? सो दैट इज द मैनिफेस्टेशन दे आर टॉकिंग अबाउट. ओके. नवदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. कबिक अंडरस्टूड? Ah, sir. ओके. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डज इट मीन. ठीक है. सो मैनिफेस्टेशन का बात अगर करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर करते हैं वो क्या होता है, वो अलग अलग बेड मतलब टेक्निक से एंटर कर सकता है. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दैट कि सोर्सेस क्या क्या है कि नहीं? क्या कौन सा सोर्सेस था जो मैंने लास्ट क्लास लिखाया था? एयरबॉर्न था, वाटरबॉर्न था, फिजिकल कांटेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट था और वेक्टर्स था, है कि नहीं? यही था ना? हाँ. सो Ah, sir. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एनी मीन तुम्हारे बॉडी के अंदर आता है, सो वो उसका जब जो मेन सोर्स होगा, जो स्प्रेडिंग सोर्स होगा, ठीक है,
सोर्स से तुम्हारे बॉडी में आएगा। बॉडी में आने के बाद वो एक पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए जो सूटेबल होगा, उसके लिए जो एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। सो वो उस मतलब बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसा भी है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह में अपना स्प्रेड स्टार्ट करेंगे, कोई एक पॉइंट बॉडी के किसी एक पॉइंट से वो लोग अपना स्प्रेड स्टार्ट करेंगे, डैमेज करना स्टार्ट करेंगे। सो देयर में बी मैनी, तो यहाँ पे ले लिखा है, सो देयर में बी मैनी पॉसिबल प्लेसेस ऑर्गन्स और टिश्यूज वेयर दे कुड गो, ठीक है। पहले कहाँ पे जाएंगे, पहले ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं, टिश्यूज में भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, देखो, डू ऑल द माइक्रोब्स गो टू द सेम टिश्यू और ऑर्गन और डू दे गो टू डिफरेंट वंस? क्या लगता है, क्या हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम टिश्यू में जाते हैं या सेम ऑर्गन में जाते हैं, इफेक्ट करते हैं, या फिर अलग अलग टारगेट सिलेक्ट होता है उन लोग का? विच वन विल बी द आंसर, बोलो। इज इट द सेम टिश्यू और द डिफरेंट टिश्यूज, बोलो, या फिर डिफरेंट सेम ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन्स, बोलो क्या होगा, क्या लगता है? हाँ, डिफरेंट टिश्यू। कार्तिक, नवदीप, क्या लगता है? सर मुझे भी डिफरेंट इशू लग रहा है। Sir, different issue. यस, डिफरेंट टिश्यू इज डिफरेंट टिश्यू बिकॉज हर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग कैटेगरीज होता है। वायरसेस एक अलग तरीके से काम करता है, बैक्टीरिया, फंगस अलग अलग तरीके से काम करता है। तो वी हैव सीन दैट दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें जॉन्डिस हुआ तो वो वायरस सिर्फ लीवर को अफेक्ट करेगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर वो लीवर को अफेक्ट करे तभी जाके वो जॉन्डिस कहलाएगा। ये सुनो, द डिजीज विल बी नोन एज जॉन्डिस। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? यस। तो अलग हाँ, अलग sir. माइक्रोब्स का स्पीशीज जो होता है या अलग अलग टाइप्स ऑफ माइक्रोब जो होता है, दे हैव इवॉल्व टू बिल्ड, मतलब स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर और affect a particular region of our body. That region can be any tissue or it can be an entire organ in itself. Okay, so ये सिलेक्शन जो होता है, ये जो ऑर्गन या फिर टिश्यू सिलेक्शन, कहाँ पे वो लोग स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे, वो तो उन लोग का स्टार्टिंग पॉइंट, बॉडी के अंदर जो मल्टी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, तो वो पॉइंट एक पर्टिकुलर चीज़ से डिसाइड नहीं होता है, वो तो बहुत सारा फैक्टर्स होता है उसमें, ठीक है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज देयर एंट्री पॉइंट, कहाँ से वो लोग एंट्री किए हैं, तो दैट एंट्री पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सपोज दे एंटर थ्रू आवर नोज, ठीक है, तो नोज से अगर एंट्री करेगा तो ऑब्वियस स्टोमक में तो जाके इफेक्ट नहीं करेगा ना, करेगा क्या? पहले कहाँ पे इफेक्ट करेगा? पहले जहाँ पे वो लोग जाके अटकेंगे, तो कहाँ पे जाके अटकेंगे? लंग्स में जाके अटकेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। So this is the kind of manifestation that Yes, sir. they can produce based on the point of entry. Suppose यहाँ पे बोला गया कि अगर नोज से आए हैं तो मोस्ट लाइकली दे विल अफेक्ट द लंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 क्या था, कोविड-19 वाज ए एयरबॉर्न डिजीज। तो अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करेगा, है कि नहीं? द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गन्स विच ऑफ दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आर द लंग्स, तो लंग्स को अफेक्ट करेगा, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल अगर माउथ से एंटर करेगा तो क्या हो सकता है, तो दे कैन स्टे इन द गट मतलब जो स्टोमक है उसमें इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल टाइफॉइड इज ए ग्रेट एग्जांपल, है कि नहीं? एयरबॉर्न डिजीज में टीबी इज ए ग्रेट एग्जांपल। ये सुनो, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया कॉज करता है जो यूजुअली हवा से हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ये सुनो, वी इनहेल दैट बैक्टीरिया किसी बीमार आदमी से एक मतलब हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला आता है थ्रू द एयर। ओके, टाइफॉइड कैसे आता है? टाइफॉइड ऑब्वियसली अगर गंदा पानी पियोगे, टाइफॉइड, उसके बाद तुम्हारा कोलेरा, है कि नहीं? टाइफॉइड, कोलेरा, उसके बाद तुम्हारा डिसेंट्रीज, ऑल दिस टाइप ऑफ डिजीजेस एक्चुअली स्टार्ट इन द गट। गट का मतलब क्या है? जो
इंटेस्टाइन से और तुम्हारा जो स्टोमक है वहाँ से, ठीक है, जो मिडिल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया? अगर वो लीवर को टारगेट करेगा तो लीवर को टारगेट अगर करेगा तो दैट वायरस, सम वायरसेस कैन कॉज जॉन्डिस, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ एंट्री, कैसे एंट्री किया है उन लोगों ने, कौन सा बॉडी के कौन से पार्ट से उन लोगों ने बॉडी में एंटर किया है। सो उसके बेसिस पे दे कैन टारगेट स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ। ओके, तो दिस वाज, तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तुम्हारा मैनिफेस्टेशंस हो सकता है। सो दिस इज अनदर वन। तो उसके बाद तुम्हारा क्या है, हाँ, जैसे मस्क्यूटो बाइट से मलेरिया होता है, तो अब इसी बाइट कैसे होगा? बाइट, वो मस्क्यूटो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू सक और द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, तो तब जाके वो ब्लड में कांटेक्ट आ जाएगा। उसके स्टोमक में ऑलरेडी ब्लड है, सोचो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है, वो तो कांटेक्ट में आ गया ना, तब क्या करेगा, मॉस्क्यूटो तो हमारा ब्लड खींच रहा है कि नहीं, बट इंस्टेड व्हाट इज हैपनिंग, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द स्टोमक ऑफ द मॉस्क्यूटो विल गेट ट्रांसफर टू अवर बॉडी, तो वो डायरेक्ट ब्लड लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, एंड दैट कॉजेज सम डेंजरस डिजीजेस। ब्लड वाला डिजीजेस बहुत डेंजरस होता है, फॉर एग्जांपल HIV इज एन एग्जांपल। उसके बाद तुम्हारा जापानीज एनकेफेलाइटिस, नाम तो सुना है ना, और एक मस्क्यूटो का बोल सकते हो क्या होता है, मलेरिया हो गया, एनकेफेलाइटिस हो गया, और मच्छर से क्रिएट होने वाला Dengue. Yes, dengue. Yes, these three are the very popular ones. Dengue, encephalitis, और क्या है, मलेरिया, ठीक है। एनकेफेलाइटिस बहुत, इन तीनों में सबसे डेंजरस ये वाला है, सबसे डेंजरस वाला। द लीस्ट डेंजरस इज मलेरिया। डेंगू एवरेज है, मतलब एनकेफेलाइटिस अगर हो गया तुम्हारा ब्रेन में, वो मतलब ब्लड स्ट्रीम में पूरा डायरेक्ट इफेक्ट कर लेता है, दैट कैन कॉज सीरियस इंजुरीज टू योर ब्रेन। ओके, इसको ब्रेन फीवर भी बोला जाता है, ब्रेन फीवर। जापानीज एनकेफेलाइटिस, ये वायरस क्रिएट करता है, ये भी वायरस से ही होता है, सब तीनों ही वायरस ऑलमोस्ट वायरस से ही होता है, ठीक है। सो तुम्हारे बॉडी में अगर कोई पर्टिकुलर टिश्यू या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्टेड है, देन यू कैन गेट द सिम्टम्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा लंग्स में प्रॉब्लम है तो अपनी सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, यू स्टार्ट कफिंग, है कि नहीं, ब्रीथलेसनेस होगा। जॉन्डिस अगर है, क्या करेगा, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा, बिकॉज ऑल दो सिम्टम्स आर रिलेटेड टू द लिवर। यस और नो, समझ में? तो ब्रेन अगर टारगेट है, अगर ब्रेन को टारगेट करे, फॉर एग्जांपल जापानीज एनकेफेलाइटिस टारगेट्स द ब्रेन, सो व्हाट विल हैपन, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, मतलब ऐसे फिट होके मतलब गिर जाओगे, है कि नहीं। सो ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग कैन हैपन। तो इससे पता चलता है, दीज आर सम इंडिकेशंस कि हाँ, बॉडी का वो हिस्सा अफेक्टेड है, दैट इज अफेक्टेड बाय द और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं, विच हैज नाउ टेकन ओवर दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। समझ में आया? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो एवरीवन। यस। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा फंगल इन्फेक्शंस, क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस तुम्हारा बॉडी का कोई पार्ट्स में टारगेट करता है कि नहीं, तो वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट इट्स ए पीस ऑफ टिश्यू, है कि नहीं। हम लोग का जो बॉडी का जो सरफेस है, जो स्किन है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए टिश्यू। सो वो टिश्यू क्या होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। सो यू कैन विजिबली सी, हाँ वो लाल हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, खून निकल रहा है, सो यू कैन सी, है कि नहीं, कि वहाँ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो बिकॉज अगर कोई माइक्रोनिज्म्स
एक पर्टिकुलर टिश्यू या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, सो द नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस और द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन विल डिटोरिएट, है कि नहीं? वो अपना नॉर्मल जो डे टू डे जो फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएगा अच्छा से, एंड दैट विल बी इंडिकेटेड एंड दैट विल बी सिग्नल टू द ब्रेन। तो तुम लोग का ब्रेन वो बता पाएगा, हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। बॉडी में पेन होता है ना, बॉडी में पेन क्यों होता है? इसका मतलब वो पार्ट में देर इज सम प्रॉब्लम, सेल्स आर गेटिंग डैमेज इन दैट रीजन। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ कभी सर। देखा है, कभी तुम अगर तुम्हारा कोई कहीं कोई कोई जगह में अगर तुम्हारा कभी जोर से लगेगा, मतलब फॉर एग्जांपल समवन हिट्स यू ऑन द लेग विद ए मेटल रॉड, तो क्या हो जाएगा? पैर का वो हिस्सा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा ना, खून जमा हो जाता है ना उस पोर्शन में। हाँ वो खून का हाँ सर। खून का कलर क्या होता है पता है? रेड होता है क्या? स्किन के नीचे जो दिखा जाता है रेड होता है या फिर दूसरा कलर का होता है? क्या होता है उसका कलर, क्या होता है? तो वो लाइक ब्लैकिश होता है, इसका यस, ब्लैक ब्लैकिश, ब्लैक यस, टाइप थोड़ा। ब्लैक टाइप। तो द कलर इज दैट ऑफ द इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का जो कलर होता है उससे भी डार्क हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज उस पोर्शन में जो सेल्स है, जो बहुत सारा सेल्स डैमेज हो गए, एंड दोज डैमेज सेल्स हैव टू बी टेकन आउट ऑफ आवर बॉडी, सो दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। ठीक है? तो उस पोर्शन में जितना भी डैमेज सेल्स है वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है, और बियॉन्ड रिपेयर अगर हो गया तब क्या होगा? दे हैव टू बी फ्लश्ड आउट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज उनके जगह में नया ब्लड सेल मतलब नया सेल्स लाना पड़ेगा, बिकॉज आवर ब्लड ऑल्सो एक्ट्स लाइक द रिमूव मतलब वेस्ट रिमूवल पाइपलाइन बोल सकते हो। तो डेड सेल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर आवर बॉडी, है कि नहीं? वो बॉडी में कोई काम नहीं करेंगे, उल्टा वो रहने से बॉडी में इफेक्ट होगा, नेगेटिवली इफेक्ट होगा। ठीक है? सो दैट इज़ वाई यू सी दैट ब्लैक कलर्ड ब्लड। ठीक है? बट कुछ दिन बाद देना वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है ना? वो ब्लैक कलर रहता है क्या? ब्लैक कलर रह जाता नहीं है क्या आफ्टर 7 days नो और सर। समथिंग लाइक दैट? नो, बिकॉज वो क्या होता है, जब 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 ब्लड फ्लो होना शुरू करता है धीरे धीरे ब्लड के साथ साथ, वो लोग क्या होता है, दे आर फ्लश्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है? एंड उन लोगों के जगह में, वो डैमेज सेल्स के जगह में, डेड सेल्स के जगह में क्या होता है, न्यू सेल्स आर एडेड। ओके? सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ डिजीज बट ड्यू टू एक्सटर्नल डैमेज। ओके? सेल्स देखो, सेल्स दो तरीके से मर सकते हैं। पहला टेक्निक है, इफ सम एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट दो सेल्स, तब जाके वो लोग डैमेज हो सकता है। सेकंड क्या होता है, एक्सटर्नल फिजिकल डैमेजेस। ओके? फिजिकल डैमेजेस समझ में आ रहा है ना? कहीं पे गिर गए, यहाँ पे कहीं पे किसी ने मार दिया, डंडा से मार दिया, तब क्या होगा? तो ऑब्वियसली दो सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ योर बॉडी विल गेट अफेक्टेड, विल अल्टीमेटली डाई। ठीक है? अगर बहुत ज़ोर से लगेगा तो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएंगे सेल्स को, सो उनके जगह में नया सेल्स लाना पड़ेगा, एंड दे हैव टू बी डिस्कार्डेड। समझ में आया? हाँ तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, दे आस्क यू फॉर सिम्टम्स, के पूछते हैं ना, कहाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या, पेट में दर्द हो रहा है क्या, इस जगह में दर्द हो रहा है क्या, खांसी हो रहा है क्या? तो दे आस्क थस क्वेश्चंस, व्हाई? बिकॉज दोज आर इंडिकेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो उस सिम्टम्स से तुम्हारा वो डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ इसका ये हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दे आर एबल टू फाइंड द टारगेट द प्रॉब्लम। ठीक है? बॉडी में जो डिजीज़ हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको वो लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग द सिम्टम्स एंड साइंस दैट आर शोन बाय दैन इन्फेक्शन। ठीक है? सो उनसे वो लोग उससे क्या पता चलता है, कौन सा टिश्यू या फिर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। दे आर एबल टू मतलब जो डायग्नोस, ठीक है,
दे आर एबल टू डायग्नोज दैट एंड टू बिकम श्योर। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, हाँ तुम ये टेस्ट कराओ सो दैट आई कैन बिकम श्योर ऑफ कि हाँ तुम्हें यही हुआ है। ठीक है, सो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। बिकॉज जब भी तुम्हारा कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म तुम्हारा बॉडी का कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन को टारगेट करेगा, दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग सम इंडिकेशंस और इट विल स्टार्ट सिग्नलिंग आवर ब्रेन कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। दर्द होगा, तुम्हारा स्वेलिंग होगा, पेन होगा। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉडी गिविंग यू सिम्टम्स और साइंस दैट समथिंग इज रॉन्ग एट दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी। समझ में आ रहा है? समझ में आया ये चीज़? हाँ। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। ओके, नवदीप समझ में आ रहा है? तो फिर सो गए? नवदीप समझ में आया? यस सर। ओके, सो तुम्हारा ये होता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज बेस्ड ऑन द माइक्रोब टारगेट्स। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो टारगेट होता है उसके बेस पे तुम्हें साइंस एंड सिम्टम्स मिलेगा फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। सेकेंड बात क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स भी होता है। फॉर एग्जांपल देखो, बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है, तुम लोगों की पता है। जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, है कि नहीं? कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? इट डिप्लॉयज, मतलब सोल्जर होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के बॉर्डर कंट्री के बॉर्डर में क्या होता है, सोल्जर्स डिप्लॉयड होते हैं, है कि नहीं? सो दैट फॉरेन मतलब जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, सो दैट इन्फिल्ट्रेटर्स कैन नॉट कम इन टू द मेन लैंड। ठीक है, कंट्री में घुस नहीं पाए, तो घुस नहीं पाते। क्यों घुस नहीं पाते? बिकॉज द आर्मी इज प्रोटेक्टिंग देम, तो सोल्जर्स रहते हैं। तो सिमिलरली बॉडी में अगर कोई बाहर से कोई आ गया, मतलब बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इम्यून सिस्टम, वो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव होने के कारण क्या होता है, वो लोग दे आर एबल टू डिसाइड। तो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम मेनली मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स, है कि नहीं? सो ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन करता है, काम कौन करता है? WBC करता है। ठीक है, सो WBC क्या करता है? इट गोस इनटू द अफेक्टेड टिश्यू, और अफेक्टेड टिश्यू में ऑब्वियसली डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म तो रहेगा ही। तो वो लोग क्या करते हैं? उसको टारगेट करते हैं, उसको मारने का कोशिश करते हैं, उसके सेल को क्वारंटीन करने का कोशिश करते हैं या फिर डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर बॉडी। तो तुम्हारे सोचो पैर में तुम्हारा कोई घाव हो गया, वैसा टाइप का घाव दूसरे जगह में भी अगर होगा ना, बॉडी इमीडिएटली होने के पहले रिएक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो बॉडी में जब ऐसा टाइप का, जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा, यू विल फील लोकल इफेक्ट्स। लोकल इफेक्ट जैसे स्वेलिंग होगा, पेन होगा, और फीवर भी हो सकता है। मैंने बताया था ना फीवर क्यों होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स होता है वो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर वो लोग बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर में काम नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोग का जो फंक्शनिंग का रेट होता है वो घट जाता है, सो दैट दे आर एबल टू बी कंट्रोल्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? समझ में आया? यस। जैसे मैंने जब वैक्सीन लिया Yes, था, sir. वैक्सीन लेने के नेक्स्ट दिन ही सुबह को बहुत बुखार आ गया। क्यों बुखार आया था? बिकॉज माई इम्यून सिस्टम वॉज वेरी मच एक्टिव, और वो इमिडिएटली काम करना स्टार्ट हो गया। बाकी लोगों का नहीं हुआ। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स स्लो है, उन लोग का फीवर वीवर कुछ नहीं हो। दैट मीन्स फीवर होना इज एक्चुअली गुड, बिकॉज फीवर इंडिकेट्स दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एक्टिव। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी बॉडी में कोई पेन होगा, कोई फीवर होगा, हाँ सर। इसका मतलब है द बॉडी इज फाइटिंग विद द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर तुम्हारे बॉडी में कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा इंटरनल डैमेज होते ही जा रहा है, बट द बॉडी इज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड एट दैट पर्टिकुलर रेट इन विच इट शुड हैव बीन। समझ में आ रहा है?
सो बहुत लोग बोलते हैं बुखार होना इज़ बैड थिंग. नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. इट मीन्स दैट योर इम्यून सिस्टम इज रेस्पॉन्डिंग टू सम एक्सटर्नल डैमेज और एक्सटर्नल माइक्रोब. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. सो जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक बड़ा सा एग्जांपल है, दैट इज द HIV इन्फेक्शन. HIV एड्स अगर किसी को होता है, देन व्हाट हैपन्स? HIV का जो वायरस है, HIV का फुल फॉर्म पता है किसी को? HIV का फुल फॉर्म पता है? You don't know it? सर कुछ ह्यूमन सर कुछ पता कुछ हाँ, virus ह्यूमन था, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, तो देखो इस वायरस का काम क्या है? ये ह्यूमंस को टारगेट हाँ, सर. करता है. ऑब्वियसली इट्स अ वायरस, इट अफेक्ट्स ह्यूमंस. इसका कैटेगरी क्या है? इसका कैटेगरी है इम्यूनोडेफिशिएंसी. इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब बॉडी का वो इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है. ठीक है, मतलब ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV और इन्फेक्टेड विथ HIV वायरस, उसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है. उसके कारण क्या होता है? बाकी डिजीजेस आ जाते हैं उसके बॉडी में. समझ में आ रहा है ना? तो फॉर एग्जांपल सोचो एक पर्सन का HIV एड्स है. ठीक है, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी माइनर इन्फेक्शंस भी ज़्यादातर हैंडल नहीं कर पाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे गट में एक इन्फेक्शन है, स्टोमक में एक छोटा सा इन्फेक्शन है, वो एक बड़ा रूप ले लेगा थोड़े दिन बाद, है कि नहीं? दैट स्मॉल इन्फेक्शन कैन क्रिएट ए बिग इम्पैक्ट. मतलब धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम नॉट बीइंग एबल टू टाइमली इफेक्ट है. तो टाइमली वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बॉडी में उसका जो स्प्रेड है वो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, तो सिंपल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बिकम ए क्रिटिकल वन. समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे बोलो, देखो HIV एड्स किसी को नहीं मारता है. HIV एड्स के कारण इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. एंड अदर इन्फेक्शंस, इट इज़ द अदर इन्फेक्शंस दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. Yes. हाँ. सो वो लोग उस HIV वायरस से नहीं मरते. दूसरे इन्फेक्शन का जो दूसरा वायरस या फिर दूसरा बैक्टीरिया जो इफेक्ट फैलाता है, बिकॉज बॉडी का शील्ड क्या हो गया? वीक हो गया ना. बॉडी का जो आर्मी है वो वीक हो गया, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या अंदर में आ जाएंगे बॉडी में, दे विल क्रिएट हैवॉक. यस और नो? सो दैट इज़ द केस विद HIV. सो ये दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये अच्छा से पढ़ना है, एग्जाम में आता है बहुत बार. ठीक है, वेरी मच इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट. समझ में आया? ओके, तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिविरिटी. सिविरिटी मतलब कितना डेंजरस हो सकता है. तो डिजीज़ का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो बॉडी में अलग अलग माइक्रोब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. कभी कभार क्या होता है, बहुत छोटे नंबर का माइक्रोब बॉडी को अफेक्ट करता है. ठीक है, सो तब क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम तब अपने आप ही काम कर लेता है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू इवन नोटिस कि हाँ तुम्हारे ऐसा डिजीज़ हुआ था. ठीक है, क्योंकि कुछ मतलब अच्छा वाला इंडिकेशन दिखाने के पहले ही तो योर बॉडी वॉज एबल टू कोप विद दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट कभी कभार क्या होता है, माइक्रोस बॉडी में आने के बाद, फॉर एग्जांपल विद वायरसेस, वायरस क्या करता है, वायरस बॉडी में जाने के बाद दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाई होने लगते हैं. तो मल्टीप्लाई इतना स्पीड से होने रहते हैं. सो व्हाट हैपन्स, बॉडी क्या करता है, बॉडी उतना स्पीड से उन लोग को फाइट नहीं कर पाता है. तब जाके बॉडी को मतलब बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है. ठीक है, तब जाके तुम्हें बुखार होता है. दैट मीन्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू नोटिस द सिम्टम्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर भी डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है? तो डिजीज मैनिफेस्टेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी.
इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज स्मॉल देन डिजीज कैन गेट अननोटिस, ठीक है, मतलब डिजीज का जो मैनिफेस्टेशन होगा वो माइनर हो सकता है या फिर अननोटिस हो सकता है, नोटिस भी नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हारा सेम माइक्रोब अगर लार्ज क्वांटिटी में बॉडी में आ गया तब क्या हो सकता है, तब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम कितना मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को एंटर करने का परमिशन देगा, कितने कैसे तरीके से बॉडी में एंट्री देगा, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ द मैनिफेस्टेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। समझ में आया ये चीज़? इज इट क्लियर? Yes, sir. बाकियों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके। So if you write that, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मेनली? फर्स्ट चीज था टारगेट, ठीक है, कौन सा जगह से एंट्री, तो एंट्री पॉइंट ऑफ द माइक्रोब्स, तो उसके बेसिस पे मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या देखा था हम लोगों ने? माइक्रोब टारगेट, है कि नहीं? माइक्रोब टारगेट क्या था? माइक्रोब टारगेट था तुम्हारा, जैसे कुछ कुछ माइक्रोब्स क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? जैसे जापानीज एंथ्रेलाइटिस क्या करता है, ब्रेन को टारगेट करता है, उसके बाद तुम्हारा जॉन्डिस लीवर को टारगेट करता है, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो माइक्रोब का टारगेट भी होता है, एंट्री पॉइंट भी होता है, दोनों मिल के एक कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? मतलब फॉर एग्जांपल सोचो कोरोना वायरस क्या करेगा, वो तुम्हारा नाक से अंदर आएगा भाई, बट वो नाक में लिम्स फॉर्म नहीं करेगा, नाक को इफेक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ नाक से बॉडी के अंदर जाएगा। उसका मेन टारगेट क्या है? द मेन टारगेट आर द एल्वियोली सैक्स ऑफ द लंग्स, है कि नहीं? वो एल्वियोली तक जाएगा और एल्वियोल में वो क्या करेगा, उसका वो टारगेट है, वो टारगेट जहाँ पे वो लोग मतलब इफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विंड पाइप में भी इफेक्ट नहीं होगा, नोज में भी इफेक्ट नहीं होगा, बट कहाँ पे इफेक्ट होगा? एल्वियोली, ठीक है। समझ में आया? तो एंट्री पॉइंट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द टारगेट, मतलब एंट्री पॉइंट टारगेट से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? काव्यक नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। तो दे हैव टू बी कनेक्टेड, ओके। वरना बोला बॉलक अपना टारगेट में कैसे पहुंचेंगे? एंट्री पॉइंट से जैसे तैसे एंट्री पॉइंट से आ जाने से नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जा पाते हैं, बट द easiest ऑप्शन इज टू एंटर थ्रू सच ए पॉइंट इन आवर बॉडी विच इज कनेक्टेड टू द मेन टारगेट्स, टारगेट रीजन्स और टारगेट टिश्यूज और टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। तो नंबर थर्ड पॉइंट क्या था? साइंस एंड सिम्टम्स, यस और नो? तो साइंस एंड सिम्टम्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारा डिपेंड्स ऑन माइक्रोब टारगेट्स, ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या करता है? साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन
साइंस एंड सिम्टम्स फ्रॉम द टारगेट रीजन्स, ठीक है, दोस टारगेट रीजन्स कैन बी टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स फ्रॉम द टारगेट रीजन्स, these are actually what? These are actually immune system response. Yes or no? Immune system responses. फॉर एग्जाम्पल फीवर या फिर ऐसा जब होगा तो ओके। सो ये था तुम्हारा थर्ड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि हाँ, तुम्हारा इम्यून सिस्टम कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कैसा टाइप का इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है कि नहीं, समझ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाँ, तो नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ रेस्पॉन्स बाय द इम्यून सिस्टम। ओके, जैसे पेन होगा, फीवर होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशंस होगा, है कि नहीं, तो वैसा टाइप का रेस्पॉन्स। और लास्ट वाला क्या होगा, अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स होगा। यस और नो? Yes. तो अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी उतना जल्दी, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा। बट बहुत कम होगा तो बॉडी इतना जल्दी रिएक्ट करेगा, इतना जल्दी रेस्पॉन्ड कर पाएगा, मतलब कंट्रोल करना इजी हो जाता है कि नहीं। बट अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तब क्या, अनकंट्रोलेबल हो जाता है कभी कभार। देन यू विल सी द साइंस एंड सिम्टम्स, बिकॉज इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम करने लगेगा तब जाके तुम्हें वो सिम्टम्स दिखाई देगा। ओके, समझ में आया ये 5 पॉइंट्स एवरीवन? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। सो इसको मैं एकदम बुक की तरह नहीं जाऊँगा, तुम लोग बुक पढ़ लेना। आई विल टेल यू हाउ टू डील विद डिजीजेस, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे प्रिवेंट किया जाता है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, देखो तुम लोग अगर डॉक्टर के पास जाओगे, सो तुम्हारा अगर सोचो बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, सो ऑब्वियसली डॉक्टर क्या करेगा, इमीडिएट उसको ट्रीट करने के लिए स्टेप्स लेगा। ही विल प्रेस्क्राइब यू मेडिसिन्स, ही विल प्रेस्क्राइब यू सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड that will help your immune system to fight that particular kind of microorganisms, है कि नहीं। that is an immediate treatment, उसको ट्रीटमेंट बोला जाता है, ठीक है। बट फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ तुम ठीक होने के बाद इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना फॉर 3 कोर्स या फिर 2 कोर्स कंटिन्यू करना। सुना है ना कभी, मेडिसिन का कोर्स होता है, पढ़ने वाला कोर्स नहीं, खाने वाला कोर्स, सुना है ना? हाँ. So even after you are completely cured of the disease, you are prescribed some preventive medicine. Preventive medicine क्या होता है, वो उसी मेडिसिन का 2 या 3 लो पावर्ड कोर्स होता है। Those things help the body to become more prepared for future मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। अगर सेम काइंड ऑफ डिजीज अगर फिर से इफेक्ट करने की कोशिश करा बॉडी में, इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट तुम्हारा फर्स्ट जो इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेप्स टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो पहला वाला स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिड्यूस द इफेक्ट, ठीक है।
reduce the effect of diseases. Reduce the effect of the disease. कैसे इफेक्ट करोगे? फॉर दैट वी हैव पर्टिकुलर टारगेटेड ड्रग्स, टारगेटेड मेडिसिन है कि नहीं? फंगस के लिए मैंने बताया था, फंगस के लिए क्या है? एंटी फंगल है। बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल है। दोनों को एक साथ में काम, ऐसा टाइप का मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक होता है। वायरस को टारगेट करने के लिए कौन सा होता है? कौन सा होता है वायरस को टारगेट करने के लिए? एंटीवायरल मेडिसिन। यस और नो? using what? Using targeted drugs. है कि नहीं? प्रोटोजोआन्स होता है। हाँ, प्रोटोजोआ। ठीक है, समझ में आया? टारगेटेड फॉर एग्जांपल तुम्हारा बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक, है कि नहीं? ये होगा। हाँ तो वही एंटीबैक्टीरियल ऑब्वियसली। तो हर एक ड्रग का, हर एक मेडिसिन का प्रिपरेशन टेक्निक अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज देयर मेथड ऑफ वर्किंग इज विल बी डिफरेंट, बिकॉज दे हैव टू टारगेट डिफरेंट टाइप। ऐसा एक टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को टारगेट करना है जिसका पूरा स्ट्रक्चर अलग है, उनका फंक्शनिंग अलग है कि नहीं? बिकॉज बैक्टीरिया क्या करे, बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप होता है, वायरस में भी अलग अलग टाइप होता है। तो उस हिसाब से तुमको मेडिसिन बनाना है ताकि उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस और उसी टाइप या फिर उसी टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ही टारगेट कर पाओ। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो हैज सम गुड बैक्टीरिया ऑल्सो। उस अच्छा वाला बैक्टीरिया को भी मार दोगे तब क्या असर होगा? ऐसा तो नहीं है ना एक मेडिसिन खा लिया बॉडी के में जितना भी बैक्टीरिया सब मार दो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है यूजिंग टारगेटेड ड्रग्स। टारगेटेड ड्रग्स समझ में आ रहा है ना? वो स्पेसिफिकली उसी डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा, तो उसी हिसाब से उसको बनाया भी जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी इंडिया में कोविड-19 का एक ड्रग भी निकल रहा है, कोविड-19 का मेडिसिन निकल रहा है। मैंने बोला था ना उस दिन क्लास में, बिकॉज अंडर 15 या फिर अंडर 14 जो लोग बच्चे लोग हैं उन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मेडिसिन दिया जाएगा, एंटीवायरल मेडिसिन फॉर कोविड-19। समझ में आ रहा है ना? हाँ बहुत लोग हाँ सर। जो लोग को HIV एड्स होता है तो दे ऑल्सो आर प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन, तो वो एंटीवायरल मेडिसिन होता है, तो बॉडी में वो माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो दोस वायरसेस एंड डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर केप्ट इन कंट्रोल यूजिंग दो स्पेसिफिक टारगेटेड मेडिसिन। समझ में? सो ये क्यों किया जाता है? सो दैट द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीजेस आर रिड्यूस्ड। ठीक है, सो पहला वाला है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, और सेकंड वाला क्या है बोल सकता है कोई? रिड्यूस तो कर दिया, पहला काम है रिड्यूस करना, उसके बाद क्या करोगे? एनीवन? सेकंड पॉइंट, बॉडी में घट गया, वायरस कम हो गया, बैक्टीरिया कम हो गया, तब क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट तुम्हारा एम क्या है? हाँ बोल सकता है कोई? लॉजिकल एम क्या होगा? बॉडी से हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? पहला था रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, सेकंड है किल द कॉज ऑफ द डिजीज, किल और यू कैन से रिमूव।
remove the cause of the disease from the body. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ तो वो कैसे करोगे? सेम उसी मेडिसिन को यूज़ करके ही करोगे. तो मेडिसिन का काम दो है देखो. सो यू कैन से यूजिंग द सेम टारगेटेड ड्रग्स, है कि नहीं? कभी कभार ऐसा भी होता है, घटाने के लिए बॉडी में उस डिजीज़ को, मतलब डिजीज़ का पावर कम करने के लिए क्या किया जाता है? मेडिसिन दिया जाता है. अगर पावर कम हो गया उसके बाद दूसरा वाला मेडिसिन देके वायरस को इफेक्ट करते हैं, मतलब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको टारगेट करते हैं. तब बिकॉज तब वो पहले वाला मेडिसिन के कारण उसका पावर घट गया एंड इट हैज़ नाउ बिकम मोर वल्नरेबल. तब उसको बॉडी में मारना या फिर बॉडी से हटाना ईजी हो जाता है. सो यूजिंग द सेम और सिमिलर, यू कैन से सिमिलर targeted drugs used for reducing the effects. समझ में आया? Is it clear? So these are the two ways Yes. of treating infectious disease in our body. पहला काम है इफेक्ट को घटाना, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम थोड़ा सा मतलब क्या हो सके, फ्री हो सके. और जब वो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा फ्री हो जाए, मतलब उसका काम लोड कम हो जाए, तब जाके वो क्या कर पाएगा, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को टारगेट कर पाएगा, है कि नहीं? नहीं तो क्या करेगा, फाइट करने में लग जाएगा, उसको पूरा ध्यान उसमें ही चला जाएगा, वो पूरा एनर्जी उसमें ही चला जाएगा, है कि नहीं? सो दैट इज़ द स्टेप. ओके, सो नाउ कम्स द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन. देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट था, अभी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन बोलूँगा अभी, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन? देखो ट्रीटमेंट तो हो गया, अभी फ्यूचर में वो ना हो, या फिर इफ़ यू आर ए हेल्दी पर्सन तुम्हें वो डिजीज़ ना हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक सम प्रिवेंटिव स्टेप्स, है कि नहीं? दोज प्रिवेंटिव स्टेप्स विल हेल्प यू टू कीप द डिजीज़ अवे फ्रॉम योर बॉडी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए देखो, इसके लिए तो मेडिसिन नहीं मिलेगा. Obviously you can take some immunity boosters or something like that, but इसके लिए बहुत सारा हो सके. प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिसेंटली एक चीज़ लिया है विच इज़ एक्चुअली फॉर द प्रिवेंशन, है कि नहीं? कोविड-19 का वैक्सीन, यस और नो? लिया है कि नहीं? हाँ तो वैक्सीन का काम क्या है? इज इट फॉर ट्रीटमेंट और इज इट फॉर प्रिवेंशन? क्या है बोलो? प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट, विच वन? प्रिवेंशन. यस, प्रिवेंशन. तो एक वैक्सीन प्रिवेंट कैसे करता है? एक वैक्सीन का प्रिवेंशन टेक्निक है टू इंट्रोड्यूस लेस पावरफुल और सिमिलर काइंड्स ऑफ वायरस एंड बॉडीज. तो वायरस का जो तुम्हारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक लोअर पावर वर्जन जो हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम इजीली फाइट कर पाए, वो बॉडी में रिलीज कर देते हैं. और बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम इज काइंड ऑफ लाइक एन एंटीवायरस. होता है ना एंटीवायरस, पता है ना, लैपटॉप में होता है. तो एंटीवायरस में क्या होता है, डेली वायरस डेफिनेशंस आते हैं. हाँ, ऐसा टाइप का वायरस ऐसा काम करेगा, उसका टेक्निक्स ऐसा होगा. सो दे आर वेल अवेयर. अगर पहले से जान मतलब if the immune system becomes aware of what kind of damages, what is the functioning, what is the route that it will take to affect the body, तब वो क्या कर पाएगा, वो पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देगा. मतलब बॉडी में वायरस घुसने के पहले ही मतलब वो अलर्ट हो जाएगा, है कि नहीं?
तब जब वो मेन वायरस आएगा बॉडी में, बिकॉज वीकली पावर्ड वायरस के साथ वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है, तब क्या होगा, जब एक्चुअल वाला आएगा, एक्चुअल वाला अगर बॉडी में आएगा तब इम्यून सिस्टम उसको अंदर जाने नहीं देगा, या फिर वो अंदर में आ भी गया इमीडिएटली फाइट करना स्टार्ट कर देगा. दे विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एंड दे विल नॉट टेक टाइम टू रिएक्ट टू दैट एक्सटर्नल माइक्रोब. समझ में आ रहा है ना? सो इम्यूनाइजेशन बोला जाता है उसको. इम्यूनाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड इनटू द इंजेक्टेड, या फिर बहुत जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो को इंजेक्ट नहीं करते थे, पोलियो को खिला देते थे, है कि नहीं? सो दोज काइंड ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन वाला इंजेक्शन है टीटेनस पता है? हाँ, टीटेनस एक वैक्सीन का नाम है. हाँ सर. सो टीटेनस क्या करता है, अगर सोचो तुम्हारा कोई मेटल से, कोई रस्टी मेटल से अगर तुम्हारा कोई मतलब स्किन में कोई तुम्हारा कट गया या फिर ऐसा टाइप का कुछ हुआ, तो क्या होगा, यू आर एडवाइज टू टेक टीटेनस इंजेक्शंस विद इन 48 आवर्स. वाई? बिकॉज तब क्या होगा, अगर टीटेनस वायरस तुम्हारा बॉडी में आ गया तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके साथ काम कर पाए और तुम्हारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो. ठीक है? बिकॉज टीटेनस वायरस का इट इज़ अ वेरी कॉमन वायरस और वो हवा में रहता है. सो बॉडी में अगर ऐसा टाइप का कोई इन्फ्लेमेशंस है या फिर कोई ऐसा इंसिशंस है, तो तब क्या होगा, दैट वायरस कैन गो इनटू द बॉडी थ्रू दैट इंसिशन, और वैसा मतलब इन्फ्लेम पोर्शन से आ सकता है. तो इन्फ्लेम पोर्शन से अगर आएगा तो क्या होगा, एक मतलब खतरनाक टाइप का तुम्हारा इन्फेक्शन हो सकता है. सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट यू आर एडवाइज टू टेक ए टीटेनस इंजेक्शन. समझ में आ रहा है? तो जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो का सुना है ना, पोलियो के दो बूंद सुना है ना? हाँ हाँ सर. हाँ. तो नाउ इट इज पोलियो वायरस इज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री. वाई? बिकॉज इट वॉज अ नेशन वाइड प्रोग्राम जिसके अंडर हर एक बच्चे को पोलियो का मतलब जो मतलब इम्यूनाइजेशन किया गया था. ठीक है? दैट इज़ वाई दैट डिजीज गॉट इरेडिकेटेड. अभी भी दिया जाता है ताकि अगर कोई थोड़ा सा भी चांसेस है, इफ देयर इज 0.1% ऑफ चांस ऑफ दैट चाइल्ड बीइंग इन्फेक्टेड, तब वो क्या होता है, वो 0.1% भी चला जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है. समझ में आया? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. ठीक है? हाउ यू प्रिवेंट? सो द स्टेप्स, या फिर स्टेप्स नहीं, मैं टेक्निक्स बोलूँगा. द टेक्निक्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस और इन्फेक्शियस डिजीजेस. ऑब्वियसली नॉन इन्फेक्शियस तो ऑब्वियसली वो प्रिवेंट करने का अलग टेक्निक है, बट इन्फेक्शियस डिजीज़ कैसे प्रिवेंट करते हैं? पहला टेक्निक ऑब्वियसली क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट. ठीक है? सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट. सो सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में क्या आएगा? क्लीन नेबरहुड, good sanitation facilities, good sanitation facilities. उसके बाद क्या होगा? प्रॉपर गार्बेज मैनेजमेंट, गार्बेज एंड सीवेज. ठीक है? प्रॉपर गार्बेज एंड सीवेज मैनेजमेंट. एंड एक्सेट्रा, ऐसा टाइप का. दिस आर सम एग्जाम्पल्स. ठीक है? तो दिस आर द टेक्निक्स विच यू कैन यूज फॉर कीपिंग योर एनवायरनमेंट सैनिटाइज्ड. ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ. हाँ. सो दिस इज वन टेक्निक. हाँ सर. हाँ. तो साफ सफाई, स्वच्छ भारत क्यों चाहिए? सो दैट इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब फॉर एग्जांपल ओवर क्राउडेड रीजन्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा
चॉल्स हो गया या फिर तुम्हारा स्लम एरियाज हो गया, वहाँ पे क्या तो बहुत क्राउडेड होता है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, नेबरहुड में क्लीनलीनेस नहीं होता है, उसके कारण क्या होता है पीपल आर मोस्टली पीपल मोस्टली गेट अफेक्टेड बाय मेनी डिजीजेस, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है इजीली। ठीक है, सो सैनिटाइज एनवायरनमेंट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, एक्सेस टू व्हाट, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर and food. And what do you mean by safe drinking water and food? By that we mean अच्छा वाला पानी और खाना, जो जिसमें कोई डिजीज़ वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो, जिसमें तुम्हारा मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो, या फिर तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाने के बाद तुम बीमार पड़ जाओ, तो वैसा टाइप का पानी और खाना मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट वही बोल रहा था कि तुम्हारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर और फूड का एक्सेस होना चाहिए, ताकि जो भी खा रहे हो दैट इज़ सेफ फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। एंड इवन सब हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है, कभी कभार देखो फॉर एग्जांपल वन सच एग्जांपल इज़ आर्सेनिक पॉइजनिंग, सुना है ना। तो ये यूजुअली क्यों होता है, बिकॉज खाने के पानी में आर्सेनिक आ जाता है। आर्सेनिक का सोर्स क्या है, फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज जो केमिकल प्रोसेस करते हैं उन लोग से ये चीज़ आ जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज कंजम्पशन। ठीक है, सो यूजिंग दिस वेक्टर बेस्ड क्या कर सकते हो, तो अगर तुम्हारे पास ये इनका फैसिलिटी है और सैनिटाइज एनवायरनमेंट में रहते हो, सो बाय एंश्योरिंग दिस 2 पॉइंट्स आर चेक्ड, अगर तुम्हारे पास इन दोनों का एक्सेस है, देन यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एयरबोर्न डिजीजेस एंड वाटरबोर्न डिजीजेस एज वेल। ठीक है, बिकॉज देखो वेक्टर्स ज़्यादातर क्लीन नॉन क्लीन एनवायरनमेंट में है कि नहीं, नॉन क्लीन एनवायरनमेंट में वेक्टर्स ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर क्या करेगा, मच्छर मक्खी ये सब क्या करेंगे, जहाँ पे साफ जगह में नहीं होगे, कहाँ पे होगा, जहाँ पे तुम्हारा कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं लोग, दैट एरिया इज़ काइंड ऑफ डर्टी, है कि नहीं, इट इज़ पॉल्यूटेड। सो उस जगह में वो लोग क्या करते हैं, दे ग्रो एंड वहाँ से वो लोग डिजीजेस कैरी कर सकते हैं टू ए गुड पर्सन या फिर हेल्दी पर्सन के बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। सो दिस 2 पॉइंट्स कम अंडर व्हाट, दिस 2 पॉइंट्स कम अंडर द पब्लिक हाइजीन पार्ट। पब्लिक हाइजीन समझ में आया ना, पब्लिक हाइजीन हाँ सर। हाँ। सो क्लीन वाटर चाहिए इसके लिए, so clean water which is free from what, free from microbes, and pollutants, yes or no? So ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ऑब्वियसली यू हैव टू हैव प्रॉपर एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना क्या है, खाना मतलब खराब हो गया है, रॉटन हो गया है। सो दोज काइंड ऑफ फूड कैन अफेक्ट यू, यस और नो, बिकॉज दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ। तो जो खराब वाला खाना है दैट बिकम्स खराब इन द सेंस में टेस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है खाने का। तो अगर खाने लायक कॉम्पोजिशन नहीं है, देन इफ़ यू ईट इट, तब तुम्हारे बॉडी में वो माइक्रोब्स आ सकते हैं। ठीक है, और सफिशिएंट क्यों बोला गया है, बिकॉज अगर अच्छा खाना तुम कम खाओगे, कम खाने से क्या होगा, तुम्हारा न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं होगा, उसके कारण तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई प्रॉपर खाना भी होना पड़ेगा,
सफिशिएंट खाना भी होना पड़ेगा, दो बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया? यस। ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वी नंबर 3 पॉइंट क्या होगा? नंबर 3 पॉइंट होगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट, मतलब यू कैन से दैट इम्यूनाइजेशन इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्यों होता है? तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? यूजुअली वैक्सीन एंड मेडिसिन यूज़ किया जाता है कि नहीं? सॉरी, वैक्सीन का स्पेलिंग गलत है, WCO। हाँ, वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है। सो वैक्सीन और मेडिसिन के थ्रू क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। दैट इम्यूनाइजेशन हेल्प्स prevent many communicable and infectious diseases such as tetanus, measles, polio। ये सब क्या कर सकते हैं? कैन बी रिड्यूस्ड। समझ में आया? होपफुली लिख पाओगे क्या होता है वैक्सीन और मेडिसिन यूज़ करके कैसे है तुम्हारा। तो इम्यूनाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स को दिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो हर एक मतलब इंसान को दिया गया है हु आर अबव दैट पर्टिकुलर एज लिमिट। ठीक है। जिस एज लिमिट के ऊपर बोला गया कि हाँ इट इज़ सेफ फॉर देम, हर एक को दिया गया है। क्यों? बिकॉज वैक्सीन के कारण एक दो चीज़ होता है। वैक्सीन कैन क्रिएट टू काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। एक होता है सेल्फ इम्यूनिटी और एक होता है हर्ड इम्यूनिटी। सुना है कभी ये चीज़? हाँ, देखो इम्यूनिटी वर्ड से इम्यूनाइजेशन आया है कि नहीं? तो सेल्फ इम्यूनिटी सुना है किसी ने और हर्ड इम्यूनिटी सुना है? सेल्फ इम्यूनिटी सुनना है, हार्ड नहीं पता। हर्ड नहीं सुना है। हर्ड में क्या होता है? देखो अभी सोचो, हर एक आदमी ने कोविड-19 का वैक्सीन ले लिया है, देख रहे हो ना? कोविड-19 का नंबर घट रहा है। अभी तो लॉकडाउन भी हटा दे रहा है, नाइट कर्फ्यू भी हटा देगा 15 कल से। फ्रॉम टुमारो all the curfew restrictions will be uplifted. Why? Because now the government thinks that there is sufficient amount of herd immunity being मतलब herd immunity अभी भी उतना आ गया है which is able to मतलब reduce the effect of a particular person। मतलब जो chances होता है एक particular person को मतलब बीमार कराने का, the chances of a person being affected by that virus उसका परसेंटेज बहुत घट जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। तो पॉपुलेशन का ज़्यादा लोग अगर सेल्फ इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे सो दैट विल रिजल्ट इन ए हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब क्या है? हर्ड का मतलब है ग्रुप और यू कैन से द कम्युनिटी। ठीक है। समझ में आया? हाँ। हर्ड इम्यूनिटी समझ में आया सबको? हर्ड इम्यूनिटी बाकियों को समझ में आया? काव्यिक ऋषि के काव्यिक नवोदीप समझ में आया? हाँ सर। नवोदीप समझ में आया? नवोदीप समझ में आ रहा है कि नहीं? नवोदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर।
सर आवाज आ रहा है? all right. So it is a technique for preventing diseases in a specific way. स्पेसिफिक वे मतलब पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन, ठीक है, समझ में आया? तो हर एक टाइप ऑफ डिजीज या फिर हर एक टाइप ऑफ वायरस के लिए तुम्हें हर एक टाइप ऑफ वैक्सीन मिलेगा जो बनाया गया है. सो वैक्सीन्स आर अनलाइक मेडिसिन की तरह नहीं होता है, बट कुछ कुछ मेडिसिन भी प्रिवेंटिव कर सकता है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म कराने के लिए वैक्सीन्स दिया जाता है, ठीक है. सो इट इज़ अ टेक्निक फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज इन अ स्पेसिफिक वे, दैट इज बाय लेटिंग the body's immune system become aware of the characteristics of a disease called microorganism. समझ में आया? इज इट हाँ क्लियर? समझ में आया आंसर? दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन एक टेक्निक है जिससे डिजीज प्रिवेंट हो सकता है. कैसे प्रिवेंट होता है? बाय लेटिंग द बॉडीज ह्यूमन सिस्टम बिकम अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो अगर बॉडी को पता है कि हाँ ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया तो मुझे इसको एंट्री नहीं देना है, इसको फाइट करके बॉडी से पहले ही हटा देना है, तब वो इमीडिएटली काम कर. तो वो डिजीज तुम्हारे बॉडी में कभी भी नहीं आ पाएगी. अगर आ भी गया उतना डैमेज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? ओके, सो दैट वाज द मेन जिस्ट ऑफ द पार्ट. तो ये वाला पार्ट अच्छा से पढ़ना. प्रिंसिपल में क्या है? प्रिंसिपल में यही चीज़ लिखा हुआ है बट इन ए मोर डिटेल्ड मैनर, ठीक है. सो यहाँ पे लिखा गया है कि एंटीवायरल मेडिसिन क्यों बनाता है, क्यों बनाना टफ होता है, बिकॉज वायरस का टेक्निक अलग होता है. वायरस को तुम ऐसा नहीं कि हाँ तुम एक लैब में किसी कंटेनर या फिर कोई ग्लास स्लैब में रख के या फिर दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म का सेल में रख के तुम टेस्ट कर सकते हो. वायरस रिक्वायर्स ए लिविंग सेल, ठीक है. वायरस सिर्फ लिविंग सेल्स को टारगेट करता है. सो लैब में तुम लिविंग सेल कहाँ से लाओगे, है कि नहीं? लिविंग सेल तो नहीं ला पाओगे. तो दैट इज़ वाई एंड मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज मच टफर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन. Why? Because antibacterial and antifungal medicines target viruses and bacteria. तो वो लोग बॉडी के बाहर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम में आ सकता है. हाँ, why are antiviral medicines difficult to make, difficult to produce than antibacterial medicines? समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है. ये बुक में लिख ले सकते हो. why are antiviral medicines difficult to make than antibacterial medicines. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? बिकॉज उनका अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है. बायोकेमिकल मैकेनिज्म क्या होता है? वो लोग लिविंग सेल को टारगेट करते हैं. तो उन लोग को अगर मतलब टेस्ट करना है, उन लोग को अगर बाहर में एग्जामाइन करना है, दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर?
इसलिए देखना, जब कोविड-19 का वैक्सीन बनाया था, कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के लिए दे एक्चुअल पीपल वर टेस्टेड, है कि नहीं? यूजुअली क्या करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए? वैक्सीन से मोस्टली टारगेट वायरसेस, बैक्टीरिया के लिए मेडिसिन से काम चल जाता है, बट वैक्सीन किसके लिए चाहिए? वायरस के लिए चाहिए। तो वायरस को कैसे टेस्ट करते हैं? बाय टेस्टिंग ऑन एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा है? बिकॉज उनका अपना बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं करता है, तो और एंड दे टारगेट लिविंग होस्ट, तो लिविंग होस्ट चाहिए, ठीक है? बिकॉज दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर मशीनरी। हम लोग के बॉडी का जो सेल का जो वर्किंग है उसको यूज़ करके वो अपना लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू कराते हैं। बिकॉज हम लोग के बॉडी के बाहर वायरसेस डू नॉट हैव ए लाइफ ऑफ देयर ओन, बट वायरसेस, बट बैक्टीरिया एंड फंजाई हैव देयर ओन लाइफ, ठीक है? खुद का वो खुद अपने आप ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट वायरसेस बॉडी के बाहर में इज जस्ट ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? यस। बाकियों को समझ में आया? काव्यिक, नवोदीप? समझ में आया? Yes, sir. ओके। सो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया जनरल वेज कैसे प्रिवेंट कर सकते हो तुम्हारा। मैंने जो जो पॉइंट्स लिखा है वही है Yes, sir. यूजुअली, ठीक है? हाँ, यहाँ पे देखो, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब we want to vaccinate against into the body. This is nothing but the concept of vaccination. ठीक है, यही होता है वैक्सीनेशन। मतलब दिस डज नॉट कॉज एक्चुअली कॉज द डिजीज, बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिव माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एन एक्चुअल डिजीज, ठीक है? मतलब बॉडी में कोविड-19 होता है, बट वो कम पावर वाला कोविड-19 होता है बॉडी में, और वो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली ट्रीट कर लेता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर एक्चुअल वाला कोविड-19 का वायरस आ गया, तब वो बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा, या बॉडी के अंदर ही नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज ए वे वी फूल आवर इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी, और वो याद रखता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? मेमोरी सेल्स होता है, मेमोरी सेल्स क्रिएट करता है, तो उस मेमोरी सेल्स में उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है कि हाँ, ऐसा टाइप का वायरस अगर बॉडी में आया, वी हैव टू इमीडिएटली फाइट इट एंड वी हैव टू इमीडिएटली अटैक इट, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। सो ये वाला पढ़ना अच्छा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने लिखा ही दिया है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट वी कैन फॉलो फॉर प्रिवेंटिंग communicable and infectious diseases that can harm us. Okay? समझ में आया? चैप्टर समझ में आया? अच्छा से समझ में आया? हाँ। काव्यिक, नवोदीप, समझ में आया? हाँ सर। चैप्टर पढ़ना अच्छे से, ठीक है? अंदर से क्वेश्चंस आता है यहाँ पे, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है? अच्छा, मतलब बहुत कुछ मैंने अंडरलाइन करा भी दिया है, जैसे दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट, कैसे प्रिवेंट होता है, वैक्सीन का काम क्या है, बिकॉज ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। यहाँ पे तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन, तो उसको कैसे आंसर करोगे? तुमको अगर दे दिया एग्जाम्पल को, मैनी पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर द कोविड-19 वायरस और द कोविड-19 डिजीज, हाउ डज इट हेल्प पीपल to not get affected by the disease itself? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, सो उसका आंसर इसी पैराग्राफ में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन एज वेल, ठीक है? समझ में आया? हाँ। ओके, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वाला पढ़ाऊँ, बोलो? साइंस में विच चैप्टर डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, या फिर विच चैप्टर शुड बी टॉट नेक्स्ट?
साउंड तो नहीं आएगा। उसके बाद एनी अदर चैप्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर द एग्ज़ाम। हाँ बोलो। एग्जाम में तो इतना तक ही था। इतना तक ही था। उसके बाद वो चैप्टर नहीं आएगा, वो क्या था? और कोई भी चैप्टर नहीं आएगा? काव्य स्कूल में क्या कराया नहीं, है? सर वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो का थोड़ा एग्ज़ाम में बहुत आएगा मतलब फिर, या फिर ऐसे समराइज कर डिस्कशन है? दिया। एग्ज़ाम में आएगा कि डिस्कशन है, बोलो। तो ऐसे डिस्कशन किया मैम ने, लाइक अच्छा ठीक है, मैं भी एग्जाम डिस्कस में कर। नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स लास्ट में क्या है? हाँ, तो 2 चैप्टर है ना, एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक चैप्टर है ना तुम लोगों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, हाँ। और तुम्हारा जो डाइवर्सिटी है, ठीक है? तो हाँ सर। टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम एक एक घंटा हर एक दिन साइंस क्लास में एक एक घंटा करा के मैं वो सब डिस्कस करा दूंगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कभी भी आ गया तो तुम लोग लिख पाओ, एंड यू शुड नो ये क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है? और मैं नॉलेज पर्सपेक्टिव में समझा दूंगा, ठीक है नवदीप? ठीक है, या फिर स्कूल में कोई चैप्टर कराया है एग्ज़ाम में आने लायक, या यही तक ही था? बोलो नवदीप। सर यही चल रहा है। यही चल रहा है, मतलब इस ये चैप्टर तो एग्ज़ाम में आएगा मुझे पता है, इसके अलावा वो सब बाकी 2 चैप्टर्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज और तो अभी तक तो और कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। डाइवर्सिटी पढ़ाया है। नो सर। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हाँ हाँ, वो पढ़ा है। वो पढ़ाया, क्या एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा? सर उसका तो देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, नेचुरल रिसोर्सेज इज़ क्वाइट स्मॉल, तो नेचुरल रिसोर्सेज में नेक्स्ट साइंस क्लास में जो दैट इज़ फ्राइडे, फ्राइडे को मैं नेचुरल रिसोर्सेज थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है? विल बी टॉकिंग अबाउट द कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, उसके बाद वाटर साइकिल, ठीक है? और कुछ कुछ मतलब नेचर में जो साइकिल्स है उसके बारे में विल डिस्कस। ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, तो ये सब 4 मेन साइकिल्स को मैं समझा दूंगा, एंड विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट चैप्टर। नेचुरल रिसोर्स खत्म कराने के बाद आई विल टेक 3 मोर साइंस क्लासेस, उस 3 क्लासेस में मैं पूरा डाइवर्सिटी अच्छा से समझा दूंगा, बिकॉज डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को चाहिए होगा, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, सो फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई विल डिस्कस दैट चैप्टर एज वेल, ठीक है? ओके देन, so that was all for today. Bye bye, good night. बाय, गुड नाइट।